हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले अगेन आप लोग का स्वागत है एंड आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। देखो, थोड़ा सा नाराजगी मैं आपसे व्यक्त करना चाहूंगा पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आप लोग मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो एक बड़ा भाई होने के नाते कुछ थोड़ा सा डांटना चाहूंगा। यार आप लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, हम लोग जब YouTube एनालिटिक्स चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो 9th के बच्चे क्या हो गया यार, वीडियोस देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी तो आप अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे ना यार। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। पूरा सिलेबस तो पहले ही पढ़ा रखा है हमने, प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस भी अब तो दे रहे हैं हम लोग आपको, और साथ ही में एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया। और एप्लीकेशन पे क्या आप लोग तैयार हो फ्री और पेड कोर्स दोनों के लिए? तो कमेंट करके बताना। हम आपके लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, जिसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस कुछ ऐसे फ्री कोर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, कुछ पेड कोर्स मिलेंगे। थोड़ा अमाउंट रहेगा, छोटा सा अमाउंट रहेगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत छोटा रहेगा। मतलब इतना छोटा कि आप लोग अपने जेब से भी दे सकते हो, पॉकेट मनी के हिसाब से इतना छोटा अमाउंट रहेगा। उसके लिए पेड कोर्सेस आएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले। तो क्या आप लोग रेडी हो? कमेंट करके बता देना। और बाकी चीज तो यूट्यूब पे फ्री है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। जितने भी वीडियोस है, एप्लीकेशन भी, टेस्ट सीरीज, क्विजेस जो आ रहे हैं वो सब फ्री है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड अगर नहीं किए हो तो जाके कर लो फटाफट से, और क्विजेस और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन पेपर बहुत सारे डाल दिए मैंने, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है फ्री में, तो आप देखते रहो। और साथ ही में कुछ भी पूछना है, बताना है, कुछ भी चीजें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि हमारा 9th का जो चैप्टर नंबर 6 आप देख सकते हो, ठीक है ना, अलजेब्रा सब्जेक्ट का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का हम प्रॉब्लम सेट 6 आपको सॉल्व कराएंगे। और प्रॉब्लम सेट 6 में से जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चन आज के दिन में आपको कराने वाला हूं। तो रेडी हो आप लोग? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने बाकी के चैप्टर्स, मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का भी हमने इसके पहले जो चैप्टर था क्वाड्रिलेटर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। उसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के हमने डाल रखे हैं सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सेट के भी, और एक्सरसाइज, साइंस का जो एक्सरसाइज होता है उसके कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअसली। बाकी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो तो पूरा प्रेजेंट है, पूरा हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? आप लोग के लिए रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं और आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और आपको सही जवाब क्या है वो बताना होता है। तो बहुत सिंपल होता है, मतलब इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगता नहीं है। बस आपने जो भी पढ़ाई किया है पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, बस जो भी आपने हमारे लेक्चर्स, तो जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले लेक्चर्स देखो यार, ये चैप्टर का टाइप करो, यूट्यूब पे टाइप करो कि 9th मैथ्स 1 यानी 9th अलजेब्रा टाइप करो, चैप्टर 6 टाइप करो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो देखने मिल जाएगा। और देखो और पूरा कॉन्सेप्ट को सीखो कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर द सेक्शन 80C। ये मैंने पढ़ाया था, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से क्या बोलता है, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट किस चीज के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1.5 लाख रुपया होता है। ठीक है, 1,50,000 रुपीज एक मैक्सिमल परमिसिबल अमाउंट होता है, किसके अंडर में, इनकम टैक्स के 80C के अंडर में, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है ना, अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अभी आप 2022-23 के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, लेकिन ये आप लोग जब सिलेबस डिजाइन किया गया था उस हिसाब से ये करेक्ट आंसर है। आप लोग जो लिखोगे इसको आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, अगला है द पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, मतलब किसी ने 2017-18 में कमाया पैसा। अब उसका अगला ईयर जो होता है वो उसका असेसमेंट ईयर होता है, मतलब जितना उसने कमाया है उसके हिसाब से अगले ईयर में उसका कैलकुलेशन होगा, कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, और उसके हिसाब से उसका इनकम टैक्स उसको भरना होता है। तो जब भी वो कमाएगा जिस साल में, उसके अगले ईयर में उसको असेसमेंट करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। 17-18 में उसने फाइनेंशियल ईयर में इनकम जनरेट किया, तो उसका अगला ईयर मतलब क्या हो जाएगा, 17-18 के बाद 18-19 आएगा। तो 18-19 ऑप्शन में किधर है, देखो ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? करेक्ट है, ये सब चीज लेक्चर्स में मैंने पढ़ा है। इसके कॉन्सेप्ट अगर आप ढूंढोगे तो हमारे लेक्चर्स में चले जाना, इस चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर जो हमने पढ़ाया हुआ है वीडियोस के फॉर्म में, वो आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, जो मिस्टर शिखर है स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, जो भी इनकम वो कमाते हैं, ठीक है, जो शिखर है जो भी इनकम कमाते हैं उसका 60% स्पेंड कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस ही डिनोट्स 300 रुपया टू एन ऑर्फेनेज, जो बच जाता है। ठीक है, अब अभी लगभग 60% तो उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन जो भी बच जाता है उसमें से भी वो क्या करते हैं, 300 रुपया दान में दे देते हैं, किसको, अनाथालय को। अच्छा काम कर रहे हैं यार, मतलब ताली बजनी चाहिए इसके लिए। 300 रुपया हर महीने का देते हैं। तो हमको क्वेश्चन पूछा कि ही इज देन लेफ्ट विथ RS 3200, मतलब वो सब देने के बाद भी उनके पास 3200 रुपया बच रहा है, सेव हो रहा है। तो व्हाट इज हिज इनकम, उसका इनकम कितना है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द इनकम ऑफ
शिखर बी एक्स रुपीज होगा उसका, मतलब उसकी जो कमाई होगी, इनकम जो होगी वो एक्स रुपया हो गया। मुझे पता नहीं है कितना रुपया, लेकिन एक्स मैंने मान लिया। अब इसमें से वो क्या करता है, 60% इनकम को स्पेंड करता है, मतलब खर्च करता है। तो 60% को वो क्या करता है, स्पेंड करता है। तो हम लोग लिखेंगे ही स्पेंड 60% इनकम। 60% क्या करता है, वो इनकम को स्पेंड कर देता है। तो 60% के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब जो स्पेंड करता है वो कितना हुआ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60% कितने का, ऑफ एक्स। क्योंकि उसका अमाउंट कितना है, पैसा कितना कमा रहा है, एक्स। तो एक्स का 60% वो स्पेंड करना है, तो ये स्पेंड अमाउंट हो गया, स्पेंडिंग अमाउंट हो गया, तो 60% ऑफ एक्स। लेकिन उसके पास अगर वो 300 रुपए दे रहा है तो उसके पास कुल मिलाकर 3200 बच रहा है। मतलब इन शॉर्ट 60% ऑफ एक्स जो होगा, अब उसके बाद भी अमाउंट कितना बचेगा उसके पास, अमाउंट रिमेनिंग, कितना अमाउंट बच रहा है, अमाउंट जो बच रहा है उस शिखर के पास, अमाउंट रिमेनिंग जो बच रहा है वो कितना बचेगा मुझे बता। 60% तो उसने स्पेंड कर दिया, ये क्या किया उसने, स्पेंड किया ना। अब अमाउंट रिमेनिंग कितना होगा मुझे बताओ। 60% अगर खर्च कर रहा तो 40% बचेगा। 40 कैसे आया, 100 माइनस 60 खर्च कर दिया। 100 था उसके पास, मतलब 100% था, उसमें से 60% खर्च कर दिया। तो 100 माइनस 60% ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो कितना बचेगा यहां पे, 40%। 100 में से 60 क्या, 40% ऑफ एक्स, मतलब क्या है, वो उसका अमाउंट बच रहा है। अब ये अमाउंट बचने के बाद उसने क्या किया, 300 रुपया किसको दे दिया, अमाउंट 300 रुपया ऑर्फनेज को दे दिया। अब अमाउंट 300 रुपया ऑर्फनेज को दे दिया, तो यहां पे मतलब कितना बच रहा है उसके पास। ठीक है, उसके पास कितना बच रहा है, जो 40%। अभी देखो ये 40% को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 40/100, 40% को हम लोग अपॉन 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहां पे 1 0 कैंसिल, 4/10 इज नथिंग बट 0.4x लिख सकते हो। 0.4, 4/10 इज 0.4 और मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 0.4x। ठीक है, अब यही 0.4x जो अमाउंट बचा हुआ है उसमें से भी 300 रुपया वो दे रहा है, मतलब 0.4x जो रुपया उसके पास था, जो उसके पास पहले से 0.4x, उसमें से भी वो 300 रुपया दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, 3200 रुपया बच रहा है। ठीक है, तो 3200 इज इक्वल टू 0.4x माइनस 300। ठीक है, इतना उसके पास बच रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, देखो इतना अमाउंट उसके पास था बचा हुआ, अब बचे में से उसने 300 रुपए दे दिया और फिर भी जाके उसका बच रहा है 3200। तो इस हिसाब से मेरा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं कैसे। 300 को इधर लेके आ जाओ, तो 3000 प्लस 300 ये हो जाएगा 3500। ठीक है, इज इक्वल टू 0.4x। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 0.4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे कर देता हूं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 35,000 हो जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। अब इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका x का जो रुपीज आएगा वो कितना आएगा, करके देख लो डिवाइड। 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 1 4, 4 8 32 होता है, 3 बचा 30, 4 7 28, 20 बचा, 4 5 20 और एक 0, मतलब 8750 रुपीज जो है वो उसका x अमाउंट है। मतलब इतना वो बंदा जो है वो कमाता है, 8750 रुपया वो कमाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका इनकम जो है, इनकम ऑफ शिखर कितना है, इज इक्वल टू 8750 रुपीज। ठीक है, देखो इतना कमाता है, फिर भी 60% इसमें का खर्च कर रहा है, 40% जो बच रहा है उसमें से 300 रुपए दान में भी दे रहा है, और फिर कुल मिला के उसके पास बचेगा कितना, 3200 बच रहा है। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, आप देख सकते हो, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा दिया है। बहुत इजी होता है और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स कई सारे देखे गए हैं एग्जाम में और आते भी हैं। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एट द स्टार्ट ऑफ ए ईयर देयर वेयर 24,000 इन ए सेविंग अकाउंट। मतलब किसी एक बंदे का कोई सेविंग अकाउंट होता है, आपके जब भी आप 18 साल के हो जाएंगे तो जरूर से अकाउंट खुलवा लेना। तो सेविंग अकाउंट में कितने पड़े हैं, 24,000 रुपए जो है वो पड़े हुए। ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि यहां पे 24,000 अमाउंट है, आफ्टर एडिंग आरएस 56,000 टू दिस एंटायर अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द बैंक एट 7.5%। मतलब पहले कितना था, 24,000 था, बाद में 56,000 और किसी ने डिपॉजिट कर दिया, मतलब और जमा कर दिया। तो कितने हो गए टोटल मिला के, पैसा कितना हो जाएगा बताओ मुझे। प्रिंसिपल, जिसको मैं पी बोलता हूं, क्योंकि देखो ये इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है। P1 प्लस R/100 वाला फॉर्मूला करेक्ट है, याद है, चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब P जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, पहले 24,000 पहले से ही दिया था ये अमाउंट, प्लस साथ में 56,000 और किसी ने ऐड कर दिया, मतलब उसी ने ऐड किया होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। ये हो जाएगा 56,000 प्लस 4,000, 60 और 20 मतलब 80,000, 80,000
रुपीज। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना 80,000 रुपीज है, ठीक है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आर आई बोल लो या फिर आर बोल लो, नॉर्मली हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिर्फ आर भी लिखते हैं तो भी चल जाता है हम लोग का काम, तो हम लोग सिर्फ आर ही लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई भी लिखा जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आर लिखता हूं, ठीक है। चलो, तो आर कितना दिया हुआ है 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। हमें एक्चुअल में अमाउंट निकालना है, मतलब ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट क्वेश्चन मार्क है और 3 ईयर्स दिया हुआ है, यानी एन इज इक्वल टू 3 ईयर, ठीक है। एन इज इक्वल टू 3 ईयर दिया है, मतलब इतने सारे डिटेल्स मुझे पता है, अमाउंट मुझे निकालना है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी। देखो ध्यान से, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो इसको वापस से देख लेना। तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन, ये एक फॉर्मूला था टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था जिसमें हम लोग अमाउंट निकाल सकते थे, ठीक है ना। अब यहां पे होता क्या है, देखो अमाउंट, प्रिंसिपल मुझे पता है कितना है 80,000 रुपीज, डाल दिया ब्रैकेट में 1 प्लस आर मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 और अपॉन 100 ले लो और इसको रेस टू मैं 3 करूंगा क्योंकि एन का वैल्यू 3 इयर्स दिया हुआ है। अब इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर लूंगा, आराम से सॉल्व कर लूंगा। देखो ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ और मैं क्या कर सकता हूं इसमें। ये 8,000 जो है, 80,000 जो है, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं 4 0। अब यहां पे ये 1 है, ठीक है, ये 1 को मैं ऐसे ही लिखूं, अगर 1 प्लस ये 7.5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7.5 ऑलरेडी 7.5 में है, 2 0 डाल दो, मतलब 2 नंबर का पॉइंट, मतलब 0.075 हो जाएगा। ये 7.5 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.075 ये हो गया, और रेस टू 3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देखो क्या हो जाएगा, ये अंदर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पहले इसका क्यूब हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.075 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.075 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 80,000 प्लस नहीं है, माफ करना, माफ कीजिएगा, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है। 1 प्लस 0.075 इज नथिंग बट 1.075, तो ये हो जाएगा 1.075 और इसका क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 80,000, ठीक है, 80,000 हो गया बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1.075, ठीक है, और ये इसका क्यूब है, मतलब 1.075 और मल्टीप्लाई बाय 1.075, 3 बार लिखेंगे ना इसको, क्यूब है ना ये, तो हमने 3 बार लिखा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सब चीज अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, 1.075 का पहले क्यूब निकाल लो, क्यूब निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा, आप लोग डायरेक्टली ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, 1.075 मल्टीप्लाई बाय 1.075 कितना आया 1.15। अब इसको भी वापस से 1.075 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आया, ये 80,000 पहले से ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा आंसर आया 1.24, ठीक है। अब यही 1.24 जो आया है मेरे पास, इसको मैं फिर से क्या करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग रफ में कैलकुलेट कर लेना जैसा करते हैं हम लोग। 80,000 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके 1.24 आया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.24, ठीक है, जो क्या है 99,000 समथिंग आ रहा है, 99,200, तो इज इक्वल टू 99,200 के आसपास वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्यों अप्रोक्सीमेट है मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है ये 99,200 से थोड़ा ज्यादा भी आए, थोड़ा कम भी आए, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ पॉइंट्स के आंसर आते हैं, वैल्यूज आते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। हम लोग कैलकुलेटर से निकालते हैं, कुछ और आता है, हाथ से निकालते हैं, जब रफ करके कैलकुलेशन करके थोड़ा सा अलग आता है, मतलब थोड़ा बहुत 30-40 वैल्यू का फर्क होता है, लेकिन वो वैल्यू चल जाता है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाता है। तो इसका आंसर ये आ गया रुपीस, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब हमारा जो अमाउंट था ए कितना आ गया 99,200 रुपीज, मतलब 3 साल में रखने के बाद उस इंसान को कितना पैसा मिलेगा 99,200 रुपीज मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है इस इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम सेट हम लोग करा रहे हैं इसके क्वेश्चंस में। तो क्या पूछा है, कलश यूज्ड टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। सेम इनकम वाला ही खेल है, कुछ पैसा वो कमाता रहेगा महीने का, उसमें से 85% वो क्या करता है, स्पेंड करता है। व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 36%, जब उसका इनकम 36% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हिज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज बाय 40%, मतलब जब उसका इनकम 36 बढ़ रहा है तो उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो और बढ़ रहा है 40% से। तो हमें पूछा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ, मतलब कितना वो सेव कर पाता है, कितना परसेंट अर्निंग वो सेव कर पाता है, ये हम लोग जो है वो कैलकुलेट
करना है। ठीक है, कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट इनकम ऑफ कलश बी एक्स रुपीज उसका इनकम है, मैंने मान लिया, चलो एक्स रुपीज इनकम है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि इनकम एक्स रुपीज है, तो लगभग वो क्या करता है कि 85% जो है ना वो क्या करता है, स्पेंड कर देता है। मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, वो कितना है, 85%। कितना है दोस्तों, बताओ, एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 85%। लेकिन 85% किसका होगा, एक्स का, मतलब 85% ऑफ एक्स। तो उसका जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा 85 में से 100 में से 85 गया, तो मतलब 15% उसके पास बच रहा है खाली। लेकिन यहां पे मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि 85% ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 85% यानी 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी ये हो जाएगा 85 अपॉन 100 मतलब 0.85 हो गया, 0.85 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये इतना समझ में आ गया आप लोग को। क्या किया मैंने, 0.85x उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब इसमें से वो क्या कर रहा है, जब उसका इंक्रीज हो रहा है 36% से, मतलब उसका जो है वो क्या हो रहा है, कैलाश का जो नया इनकम आ रहा है, क्योंकि उसका समझ लो क्या हो रहा है, जो कैलाश है, कैलाश का क्या हो रहा है, जो ये है क्या बोलते हैं उसको, इनकम है। समझ लो कि मेरा पगार 5,000 था, अब मेरा 36% बढ़ गया, मतलब मेरा एक नया पगार आएगा, बढ़ के आएगा। तो कैलाश का क्या है, न्यू इनकम। कैलाश का न्यू इनकम कितना होगा बताओ, पहले कितना था उसका, एक्स था, पहले उसका इनकम कितना था, एक्स था, अब उसका 36% बढ़ गया। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स जो था पहले उसका, एक्स जो पहले से था, अब उसका 36% जो है वो बढ़ गया, मतलब एक्स प्लस 36% ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मेरा एक्स था, अब मेरा 36% ऑफ एक्स जो था वो बढ़ गया, मतलब एक्स प्लस 36% ऑफ एक्स। इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस 0.36x, 36% मतलब 36 अपॉन 100 मतलब 0.36x हो गया। तो x प्लस 0.36x ये मेरा एक नया इनकम है, ये पुराना इनकम है, ये पुराना इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये उसका नया इनकम। ठीक है, जब उसका इंक्रीज हो गया 30% तो उसका एक नया खर्चा भी हो रहा है जो कि है 40%। तो पहले उसका खर्चा कितना हो रहा था, 0.85% हो रहा था खर्चा। ठीक है, तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना था पहले, अभी हो जाएगा ये पुराना एक्सपेंडिचर और ये नया एक्सपेंडिचर। अब नया एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, जो पुराना उसका खर्च हो रहा था, पहले कितना खर्च हो रहा था उसका, 0.85x खर्च हो रहा था पहले, लेकिन जब सैलरी बढ़ गया तो उसका ना और ज्यादा बढ़ गया, कितना, 40% जो पहले था उससे बढ़ गया। मतलब 0.85x जो था वो प्लस हो जाएगा 0.85 ऑफ व्हाट, 0.85 ऑफ जो x था वो अब और बढ़ गया, कितना, 40% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 0.85 जो x था हमारा वो प्लस हो जाएगा किससे, 40% ऑफ दिस वैल्यू। तो इसको मैं ना ऐसे लिखता हूं, रुको एक मिनट, हाँ इसको मैं ना ऐसे लिखता हूं, 40%, थोड़ा सा इसको साइड करूं क्या, एक सेकंड, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूं। देखो यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले 0.85 खर्च हो रहा था, अब उसका और 40% बढ़ गया, मतलब 40% ऑफ किसका, 0.85x का। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये हो जाएगा 0.85x प्लस 0.4, 40% मतलब क्या होता है, 0.4 होता है, बराबर। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.85x, देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है लेकिन है इजी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे बताओ कि ये तो 0.85x रहेगा ही, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.85 करो, 0. देखो यहां पे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं थोड़ा फास्ट जाने के लिए, आप लोग अपने नोटबुक में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है देखो, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4 है, सॉरी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो ये आया 0.34, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 0.34x। अब 0.85x और 0.34x प्लस करना है 0.85x, मतलब 1.19, तो इसका आंसर कितना आया, 1.19x। मतलब उसका जो नया एक्सपेंडिचर है, नया एक्सपेंडिचर कितना आया है, 1.19x। नया इनकम कितना है, x प्लस 0.3x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1x प्लस 0.3x मतलब 1.36x लिख सकता हूं इसको मैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, मतलब ये कैलकुलेटर का मेरा काम नहीं है। हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्निंग ही सेव नाउ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना मैं मार्क करता हूं क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम में आपके आए, क्योंकि टफ क्वेश्चन है तो एक हाथ टफ क्वेश्चन तो आता ही है। अब मेरे को जो पूछा है ना
कि हमारा जो न्यू सेविंग होगा, देखो हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव नाउ, अब कितना पैसा वो सेव कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग का क्या आएगा कि कैलाश जो है वो कितना सेव कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कैलाश का सेविंग, कैलाश, थोड़ा मैं कलर चेंज करूं क्या, देखो कैलाश न्यू सेविंग। अब कैलाश का न्यू सेविंग क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलाश का न्यू सेविंग क्या हो सकता है। देखो सेविंग मतलब क्या होता है, कितना कमा रहा हूं और उसमें से कितना मैंने खर्च कर दिया, जो बच गया मेरा सेविंग है। तो कैलाश का जो न्यू सेविंग हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा कि कैलाश का जो इनकम था, ठीक है ना, कैलाश का जो नया वाला इनकम था, कैलाश का नया वाला इनकम जो था उससे माइनस कर दूंगा मैं क्या, कैलाश का क्या हो जाएगा, पुराना इनकम। पुराना इनकम क्या है बताओ, पुराना इनकम, सॉरी पुराना नहीं, माफ करना, कैलाश का नया सेविंग मतलब कैलाश का नया इनकम माइनस कैलाश का नया एक्सपेंडिचर, जो कि है न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मेरा कैलाश का जो नया सेविंग है वो क्या हो जाएगा, कैलाश का न्यू इनकम, न्यू इनकम कितना है 1.36x है उसका नया इनकम, माइनस करूंगा कैलाश का न्यू एक्सपेंडिचर कितना है 1.19x, बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा 1.36 माइनस 1.19, जो कि कितना आ जाएगा 1.36 में से 1.19 माइनस होगा तो मतलब 17 बचेगा, 17 नहीं, हाँ बराबर 17 बचेगा, मतलब 0.17x, 0.17x बचेगा। ये उसका क्या होगा, न्यू सेविंग हो गया। लेकिन कितने में से सेविंग हो गया, अगर मैं बात करूं यहां पे कि परसेंटेज हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अर्निंग ही सेव नाउ, तो परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या, परसेंटेज ऑफ कैलाश न्यू सेविंग, परसेंटेज ऑफ कैलाश न्यू सेविंग, तो कितना हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है दोस्तों, कोई भी चीज का परसेंटेज मतलब अपॉन 100 किया जाता है, लेकिन कितने में से, अब कैलाश का जो सेव हो रहा है वो 0.17x हो रहा है, ये उसका सेविंग है, लेकिन कितने में से सेव हो रहा है, टोटल में से, टोटल कितना है उसके पास न्यू इनकम 1.36 है, तो हम लोग लिखेंगे 0.17x अपॉन 1.36x, और परसेंटेज निकालना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा है इतना, अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बताओ मुझे। देखो x और ये x कैंसल, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट रुक जाओ बस, ये x कैंसल, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको हम लोग कैसे करें, ठीक है, इसको मैं कैसे करूं, ये 0.17 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये 17 हो जाएगा, और 17 डिवाइड बाय 1.36 कर लो तो इसका कुछ तो आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग आ जाएगा 12.5%। इसको ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपका देख सकते हो दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब जो नया परसेंटेज बना उसका अर्निंग का वो कितना आ रहा है 12.5%। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा और कोई इसमें परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। बस इसका कैलकुलेशन कर लेना, 17 अपॉन 1.36 को आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा, आप मैंने ऑलरेडी करके रखा था इसके लिए मुझे पता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे इस प्रॉब्लम सेट में से, तो मैंने करा दिया, बस इसको अच्छे से देखो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। अब इसको आज मैं समाप्त करता हूं ये वीडियो को, फिर अगला जब लेक्चर आएगा जिसमें और भी चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।